ऐसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने आपसे प्रॉमिस किया है कि आपके एग्जाम तक हम लोग इतना अच्छा अच्छा क्लासेज इस चैनल पे लाकर समझने का प्रयास कर लेंगे, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, जिससे कि आपका एग्जाम बिल्कुल शानदार बीतेगा। और जितना क्लासेज एग्जाम तक आ रहा है इस चैनल पे उतना आप देख लेंगे तो इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा। तो ठीक है सर, ऑब्जेक्टिव तो हम लोग काफी रट लिए हैं, लेकिन सब्जेक्टिव कैसे रटेंगे? तो आज से शुरू हो रहा है सब्जेक्टिव का भी क्लास। अभी के इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान के सब्जेक्टिव प्रश्न की चर्चा करेंगे। सामाजिक विज्ञान का मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, भूगोल, आपदा प्रबंधन, सभी से महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्न, वही प्रश्न जो इस साल के पेपर में आपको देखने को मिल सकता है, वही प्रश्न जो इस साल बिहार बोर्ड आपसे पूछने जा रहा है, अर्थात कि सबसे भी आई प्रश्न, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, उसी की चर्चा करेंगे। यहाँ पे कुछ छात्र छात्राओं का बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि सर आप बार बार दिखाते हैं 111, 211 है, तो कोई चिंता की बात नहीं। अगर आपका एग्जाम सामाजिक विज्ञान में फर्स्ट शिफ्ट में होगा तो 111, सेकंड शिफ्ट में होगा 211, कोई इसमें चिंता नहीं लेना है। दोनों सीटिंग के लिए प्रश्न महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं, एक एक प्रश्न को ध्यान से समझते चलिएगा और याद करते चलिएगा। भले ही ये सामाजिक विज्ञान है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल सबसे आसान भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा। आगे इंस्ट्रक्शन है ऑब्जेक्टिव प्रश्न, सीधे हम लोग चलते हैं इतिहास के सब्जेक्टिव प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आ गया, पूरा इतिहास, ज्योग्राफी, पूरा सामाजिक विज्ञान से जितना महत्वपूर्ण प्रश्न है इस साल के लिए, उन सभी का आंसर मैं बताऊंगा। कह रहा है गुरुजी सत्याग्रह पर एक टिप्पणी लिखें। अब ये प्रश्न एग्जाम में आएगा तो कैसे आप उत्तर लिखेंगे, तो चलिए सीखते हैं। सत्याग्रह, उत्तर बिल्कुल आपको इसी तरह लिखना है। ये भी आपको सीखना है कि उत्तर सब्जेक्टिव का कैसे लिखेंगे। सत्याग्रह का दर्शन सत्य और अहिंसा पर आधारित है। गांधी जी का मानना था कि कोई उद्देश्य जो सत्य से प्रेरित और अन्याय के विरुद्ध हो, उसकी प्राप्ति के लिए शारीरिक शक्ति की आवश्यकता नहीं पड़ती। एक सत्याग्रही बिना किसी हिंसक क्रिया के सत्य और अहिंसा के काल पर शत्रु को पराजित कर सकता है। गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह दुर्बलों का नहीं, सबलों का हथियार था। क्या प्रश्न पूछा कि सत्याग्रह पर थोड़ा सा उसके बारे में कुछ बताइए, एक शॉर्ट नोट लिख दीजिए। तो आप जानते हैं गांधी जी का सत्याग्रह था, और गांधी जी ने बताया था कि सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य से आग्रह। सत्याग्रह का मतलब सत्य से आग्रह, अर्थात कि सत्य और अहिंसा के दम पर हम किसी भी अपने मांग को किसी से मनवा सकते हैं। गांधी जी ऐसा मानते थे कि अगर हमारा उद्देश्य सत्य से प्रेरित है और अगर हम अन्याय के विरुद्ध लड़ाई कर रहे हैं, तो हमें जो भी लक्ष्य हम अपना निर्धारण किया, अगर हमारा वो लक्ष्य अन्याय के विरुद्ध है, सत्य का हमारा उद्देश्य है, लक्ष्य को पाने के लिए शारीरिक शक्ति की आवश्यकता नहीं पड़ती है। एक सत्याग्रही सही वही होता है जो बिना किसी हिंसक क्रिया से सत्य और अहिंसा के आधार पर शत्रु को पराजित कर दे। और काफी लोग कहते थे कि गांधी जी तो दुर्बलों का हथियार है सत्याग्रह, जब हमारे पास दम है, गॉड ने हमारे बाजुओं में ताकत दिया है, तो हम तो हिंसा करके भी अपना अधिकार मांग सकते हैं। लेकिन गांधी जी कहते थे हिंसा दुर्बल लोग करते हैं, सबल वही होते हैं जो सत्याग्रह का मदद लेते हैं। अर्थात कि गांधी जी ने क्या कहा कि दुर्बलों का नहीं, सबलों का हथियार है सत्याग्रह। उम्मीद करता हूं आप क्लियर समझ चुके हैं। इतना अगर ध्यान से आप क्लास में आपका ध्यान होगा तो आपको क्लास में ही प्रश्न याद हो जाएगा। बिल्कुल बारीकी से हम लोग समझेंगे ताकि एग्जाम में आपको उत्तर लिखने में कोई कठिनाई की सामना नहीं करना पड़े। अंत तक देखिए यहां से कितना प्रश्न आएगा, सभी आपका पूरा सोशल साइंस, आगे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सभी का हम लोग रिवीजन करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में नेपोलियन की भूमिका का वर्णन कीजिए। आप जानते हैं यूरोप में जो राष्ट्रवाद का विकास, यूरोप में राष्ट्रवाद प्रथम चैप्टर वही कह रहा है कि यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में नेपोलियन ने क्या भूमिका निभाया सर, तो उत्तर आपको ऐसे ही लिखना है। नेपोलियन ने अपने आक्रमणों से इटली और जर्मनी के राज्यों में राष्ट्रवाद की भावना को जागृत किया। नेपोलियन के आक्रमण से भयभीत अन्य राज्य अपनी अपनी रक्षा के प्रबंध में लग गए, जिससे उनमें आपसी एकता की भावना का विकास हुआ। इटली एकीकरण के मार्ग पर चल पड़ा। नेपोलियन ने जर्मनी के 300 से अधिक स्वतंत्र राज्यों को समाप्त कर 39 राज्यों का संघ बनाकर जर्मनी के जनता में राष्ट्रवाद की भावना को जागृत किया। कह रहा है नेपोलियन का क्या भूमिका था, तो नेपोलियन जो आक्रमण जब अपना शुरू किया तो इटली और जर्मनी के राज्यों में राष्ट्रवाद का भावना हुआ। नेपोलियन के आक्रमण से भयभीत होकर सभी राज्य अपने अपने प्रबंधन में आपसी एकता की भावना से एक दूसरे के साथ जुटने लगे, तो इटली भी एकीकरण के मार्ग पे चल पड़ा, क्योंकि नेपोलियन ने जर्मनी के 300 से अधिक राज्यों को समाप्त करके मात्र 39 राज्यों का संघ बना दिया। इस प्रकार जनता में राष्ट्रवाद की भावना को जागृत किया। आप समझ रहे हैं, जब आक्रमण होता है तो सभी लोग सोचते, उस समय देखिए क्या था कि 300 छोटे बड़े राज्यों में जर्मनी इटली विभक्त था, तो उस समय लोगों में कोई राष्ट्रवाद की भावना नहीं। जैसे ही बाहरी आक्रमण शुरू हुआ, इन लोगों को यह लगने लगा कि अगर हम लोग मिलकर इस शक्ति की सामना करेंगे तभी हम जीत सकते हैं, अर्थात कि हमारा हित एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो जैसे ही ये भावना आता है तो यही तो होता है राष्ट्रवाद। तो यही नेपोलियन के आक्रमण जो था ये यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना को जागृत किया। इसी प्रकार आप आंसर दे देंगे, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है भूमंडलीकरण में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। जो भूमंडलीकरण हुआ, ग्लोबलाइजेशन हुआ, उसमें मल्टीनेशनल कंपनीज की क्या भूमिका थी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए। एग्जाम तक जो भी आपके लिए सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव मुझसे हो सकता है वो सभी क्लासेस आपके लिए डेली अपडेट किया जाता है, तो सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। यहां पे आपका मित्र है तूफानी लाल, ये भी आपके
साथ क्लास कर रहा है, ये बता रहा है कि क्लास को लाइक जरूर करना चाहिए, क्योंकि क्लास आपके लिए बिल्कुल मुफ्त में आप ही के लिए चल रहा है। जैसे देखिए तूफानी लाल लाइक कर रहा है, वैसे ही क्लास को लाइक कीजिए और प्रत्येक प्रश्न को सही से समझते चलिएगा। भूमंडलीकरण के प्रभाव को विकसित करने में विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संगठन और विकसित देशों की बहुराष्ट्रीय कंपनियों का अहम योगदान है। विभिन्न बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने बैंक, बीमा, पर्यटन, सूचना और संचार क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर पूंजी निवेश कर लाखों लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया। ताकि ग्लोबलाइजेशन में बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने क्या भूमिका अदा किया, तो देखिए मंडलीकरण में विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संगठन और बहुराष्ट्रीय कंपनियों का काफी योगदान था, क्योंकि बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने बैंक, बीमा, पर्यटन, सूचना, संचार का विश्व स्तर पर व्यापक उसमें पूंजी निवेश करके उसका विस्तार किया और लोगों को रोजगार उपलब्ध हुआ। तो ये सभी योगदान था बहुराष्ट्रीय कंपनी का भूमंडलीकरण में। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न कह रहा है हिंद चीन में राष्ट्रवाद के विकास का वर्णन करें। ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, आप जानते हैं आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न भी पूछा जाता है और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, तो ये पूरा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, इसका उत्तर पूरा विस्तार से आपको इतना लिखना है। चलिए समझते हैं। 20वीं सदी के आरंभ में हिंद चीन में राष्ट्रवाद की भावना का विकास प्रारंभ हुआ। 1904 से 5 ईस्वी में एक एशियाई देश जापान द्वारा रूस को पराजित किए जाने से हिंद चीन के लोगों में आत्मबल का संचार हुआ। रूसो और मॉन्टेस्क्यू के विचार से भी लोग काफी प्रभावित थे। हिंद चीन के 5 प्रांतों में सिर्फ कोचीन चीन ही प्रत्यक्ष रूप से फ्रांसीसी प्रशासन के अधीन था। इस 4 राज्यों तौकीन, अन्नाम, कंबोडिया और लाओस में पुरातन व्यवस्था कायम रही। एक वियतनामी युवक हो ची मिन के नेतृत्व में हजारों नवयुवक गुरिल्ला युद्ध में के द्वारा फ्रांसीसी सत्ता को चुनौती देने लगे। साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित हो ची मिन ने 1930 ईस्वी में वियतनाम साम्यवादी दल का गठन किया। 1930 ईस्वी के आर्थिक मंदी ने भी राष्ट्रवाद के विकास में योगदान दिया। प्रश्न पूछा था कि हिंद चीन में राष्ट्रवाद का विकास कैसे हुआ, तो पूरा विकास की क्रिया था। दीर्घोत्तरीय प्रश्न था, इतना आप उत्तर लिखेंगे तभी आपका आंसर कंप्लीट होगा और आपको पूरा का पूरा अंक मिलेगा। तो स्क्रीनशॉट लेकर आंसर लिखकर जरूर याद कर लीजिएगा। इसको इस तरह समझना है कि 20वीं सदी के आरंभ में हिंद चीन में राष्ट्रवाद की भावना का विकास शुरू हो चुका था। 1904-5 में जब एशियाई देश था एक छोटा सा जापान, उसने जब रूस को पराजित कर दिया, तब हिंद चीन के लोगों में आत्मबल का संचार हुआ। हम लोग भी आजाद हो सकते हैं, हम लोग पे चाहे कोई भी शक्ति का प्रभुत्व है तो उसे हम जीत सकते हैं। एक छोटा सा देश जापान ने रूस को पराजित करके दिखा दिया। तो ये भी आपके राष्ट्रवाद की भावना के विकास में सहायक रहा। हो ची मिन के नेतृत्व में युवक का दल बनाएगा, वो लोग गुरिल्ला युद्ध सीखने लगे और गुरिल्ला युद्ध के माध्यम से फ्रांसीसी सत्ता को चुनौती दिए। आगे साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित होकर 1930 में वियतनाम में साम्यवादी दल का गठन किया गया। जो आर्थिक मंदी आया था 1930 में, उसने भी राष्ट्रवाद के विकास में योगदान दिया हिंद चीन में। तो पूरा विस्तार से उत्तर आपको लिखना पड़ेगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। ये भी हिस्ट्री से ही प्रश्न और ये भी दीर्घोत्तरीय प्रश्न। मैं आपको लघुत्तरीय प्रश्न भी बता रहा हूं और दीर्घोत्तरीय प्रश्न भी। कह रहा है प्रश्न आपसे कि स्वराज पार्टी की स्थापना का उद्देश्य की विवेचना करें, कि स्वराज पार्टी की स्थापना क्यों हुआ और उसका उद्देश्य क्या था। ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है भारत में राष्ट्रवाद से। आपको उत्तर इसी तरह लिखना है कि महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन की वापसी से भारतीयों में घोर निराशा का भाव पैदा हुआ। ऐसी स्थिति में 1922 ईस्वी में गया अधिवेशन में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने विधान परिषद को बहिष्कार करने एवं सदन के अंदर सरकार की नीतियों के विरोध करने का प्रस्ताव रखा। यह प्रस्ताव पारित नहीं हो सका। कांग्रेस से इस्तीफा देकर 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की। स्वराज पार्टी के उद्देश्य भी पूछा था, यह पूछा कि स्थापना क्यों हुआ। अब आगे करा उद्देश्य, तो यहां से उद्देश्य हम लोग लिखेंगे कि स्वराज पार्टी के उद्देश्य थे स्वराज की प्राप्ति, अंग्रेजों द्वारा संचालित सरकारी परंपराओं की समाप्ति, 1919 ईस्वी के अधिनियम में आवश्यक सुधार, सदन में स्वराज दल के नेताओं द्वारा सरकारी नीतियों का विरोध भारतीयों को आत्मविश्वास से भर देता था। इतना आप लिख देंगे, आपका उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। क्या पूछ रहा था कि स्वराज पार्टी की स्थापना क्यों हुआ, उसके बाद पूछा इसका उद्देश्य क्या था। तो देखिए जो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाया था, उस जो जब चौरा चौरी कांड होता उसके बाद महात्मा गांधी, उसमें सभी लोगों को लगने लगा था कि असहयोग आंदोलन से महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत आजाद हो जाएगा। लेकिन जैसे ही हिंसक घटना हुआ चौरा चौरी, वैसे ही गांधी जी ने आंदोलन को वापस लिया तो लोगों में घोर निराशा हो गया कि हम लोग अब जीतने वाले थे। तभी गांधी जी ने एक छोटी सी घटना से इतना बड़े आंदोलन को वापस ले लिया। इस स्थिति में जब 1922 ईस्वी में गया का कांग्रेस का अधिवेशन चला था, तो उस समय चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने प्रस्ताव रखा कि विधान परिषद का हम लोग बहिष्कार करेंगे, सदन के अंदर जाकर, जो ब्रिटिश सदन था उसके अंदर जाकर सरकार की नीति का विरोध करेंगे। लेकिन यह प्रस्ताव कांग्रेस के अधिवेशन में पारित नहीं किया गया। इसके वजह से 1923 में कांग्रेस से इस्तीफा देकर चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की। ये भी प्रश्न पूछता है कब स्थापना हुआ था स्वराज पार्टी का, तो 1923 में। किसने किया था, चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी याद रखिएगा। आगे कह रहा है स्वराज पार्टी का क्या उद्देश्य था, तो पहला उद्देश्य था स्वराज की प्राप्ति, दूसरा था अंग्रेजों द्वारा संचालित सरकारी संपत्तियों की समाप्ति, उसके साथ 1919 का जो अधिनियम आया था उसमें सुधार, और सदन के अंदर सरकार की नीति का विरोध करना। उम्मीद करता हूं विस्तार से समझ रहे हैं। अगर आपके क्लास में ध्यान होगा तो मैं सबसे आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। चलिए अब आ गया, यहां तक हम लोग हिस्ट्री से प्रश्न की चर्चा की है। मैं शुरू में बोल दिया सभी खंड से प्रश्न आएगा। अब देखिए ज्योग्राफी से प्रश्न आ गया और यहां पे तूफानी लाल बता रहा है कि प्रश्न याद जरूर कीजिएगा। यहां पे देखिए इस प्रश्न का उत्तर आपको इसी तरह लिखना है। प्रश्न क्या कह रहा है कि पहाड़ी भागों के अपेक्षा मैदानी भागों में परिवहन साधनों का अधिक विस्तार है, 3 कारण बताते हुए इस कथन को स्पष्ट कीजिए। कह रहा है 3 कारण गिनाइए। लघु उत्तरीय प्रश्न है कि पहाड़ी भाग के
अपेक्षा मैदानी भाग में परिवहन साधन अर्थात कि ट्रांसपोर्टेशन का अधिक विस्तार क्यों हुआ है? तो आपको इसी तरह टू द पॉइंट लिखना चाहिए कि पहाड़ी भाग की अपेक्षा मैदानी भागों में परिवहन साधनों का अधिक विस्तार होने के निम्नलिखित कारण है। पूछा 3 कारण, तो 3 ही कारण हम लोग गिनाएंगे। पहला कारण, समतल क्षेत्र में परिवहन साधन का निर्माण करना आसान है। आप जानते हैं जहां पे समतल भूमि है वहां पे आसानी से हम परिवहन के लिए सड़क बना सकते हैं। जहां पे पहाड़ी भूमि है, पहाड़ी भाग है जहां पे, वहां पे फिर पहाड़ काटना पड़ेगा, फिर भी नहीं बन पाता है। वहां पे एक निश्चित, जैसे मान लीजिए हमको यहां से यहां पहुंचना है, बीच में बड़ा सा पहाड़ है तो उसको काटते रहे, उससे अच्छा है कि इतना दूर हमको घूम कर आना पड़ता है। तो यही सब कठिनाई है। दूसरा, कम खर्च लगेगा। इसमें आप जानते हैं मैदानी भाग में कम खर्च लगता है, पहाड़ी भाग में ज्यादा खर्च। तीसरा कारण है, मैदानी क्षेत्र में सघन जनसंख्या तथा अधिक आर्थिक क्रियाकलाप होने के कारण भी परिवहन साधन का अधिक विस्तार हुआ है। तो ये 3 कारण ऐसे ही आप लिख देंगे। ज्योग्राफी में सटीक उत्तर लिखना चाहिए, आपका उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। याद करते चलिए, वीडियो को रोक रोक कर आप लिखते चलिए, या अगर क्लास में आपका ध्यान होगा तो इसी में आप याद कर रहे होंगे। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न बड़ा शानदार शानदार मिलेगा, क्योंकि बोला मैं तूफानी लाल यही बताता है कि आपको सिर्फ क्लास को लाइक करना है, प्रश्न बिल्कुल शानदार शानदार आएगा। हल्का उद्योग और भारी उद्योग से आप क्या समझते हैं सर? हल्का उद्योग और भारी उद्योग का परिभाषा आपको लिख देना है, तो उत्तर आपको इसी तरह लिखना है कि हल्का उद्योग वे हैं जिनमें हल्का कच्चे माल का प्रयोग होता है तथा तैयार माल भी हल्के होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, सिलाई मशीन का उद्योग इत्यादि। भारी उद्योग में भारी कच्चे माल का प्रयोग होता है तथा निर्मित उत्पाद भी भारी होता है, जैसे लौह इस्पात उद्योग इत्यादि। पूछा था हल्का उद्योग भारी उद्योग, तो हल्का उद्योग वही है जिसमें हल्का कच्चा माल लगेगा और तैयार माल भी हल्का ही होगा। और भारी उद्योग में भारी कच्चा माल का प्रयोग होता है और निर्मित उत्पाद भी भारी ही होता है। जैसे उदाहरण आप देखिए, पूछता है लौह इस्पात किस उद्योग का उदाहरण है? भारी उद्योग का। वही पूछता है आपका इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, सिलाई मशीन, ये किस उद्योग का उदाहरण है? तो हल्का उद्योग का। तो ये भी आपको समझ के रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछ रहा है। प्रश्न बड़ा ही शानदार है। कह रहा है भारत में कृषि के लिए उपलब्ध किन्हीं 3 भौगोलिक सुविधाओं का वर्णन करें। भारत एक कृषि प्रधान देश है, वही पूछ रहा है कि भारत में कृषि के लिए उपलब्ध किन्हीं 3 भौगोलिक सुविधा बता दीजिए। तो सटीक उत्तर आपको इसी तरह लिखना है जो यहां पे मैं आपको लिखा दे रहा हूं कि भारत में कृषि के लिए उपलब्ध 3 भौगोलिक सुविधाएं निम्नलिखित है। देखिए आपको जो सिखा रहा था कि बोर्ड एग्जाम में आपको उत्तर कैसे लिखना है, उसमें मैं बताया था कि टू द पॉइंट उत्तर लिखना चाहिए। जो कारण पूछे, जितना पूछे उतना ही उत्तर लिखिए, आपको अंक मिलेगा। अब यहां पे आप सीख कर समझ पा रहे हैं कि क्यों मैं बोल रहा था टू द पॉइंट और क्या होता है टू द पॉइंट। तो यही होता है आंसर, टू द पॉइंट आंसर। तो भारत में देखिए पूछा कि भारत में कृषि के उपलब्ध किन्हीं 3 भौगोलिक सुविधाएं, तो इसी तरह हम लिख देंगे कि भारत में कृषि के लिए उपलब्ध 3 भौगोलिक सुविधाएं निम्नलिखित है। पहला है भारत की मिट्टी उपजाऊ मिट्टी है, दूसरा है पर्याप्त यहाँ पे जल संसाधन है, तीसरा है अनुकूल जलवायु है। ऐसे आप लिख देंगे, एग्जामिनर आपके उत्तर से खुश होकर आपको पूरा में पूरा अंक दे देगा। अगला प्रश्न काफी शानदार शानदार प्रश्न मिलेगा, अंत तक देखते रहिए, बिल्कुल शानदार। यहां से खूब प्रश्न इस साल पूछा जाएगा। आगे कह रहा है भारत में जलोढ़ मिट्टी कहां कहां पाया जाता है, इस मिट्टी की विशेषताएं बताएं। अब देखिए ये प्रश्न दीर्घ उत्तर, ये प्रश्न है ज्योग्राफी से। जैसे आप जानते हैं एग्जाम में आपको लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय दोनों प्रश्न का उत्तर देना है, तो इसी तरह उसी रूप में मैं आपको उत्तर भी लिखा रहा हूं। तो क्या पूछा है कि भारत में जलोढ़ मिट्टी कहां कहां पाया जाता है, प्रश्न का एक पार्ट ए हुआ, तो इसको हम लोग लिखेंगे। उसके बाद कह रहा है कि इस मिट्टी की विशेषता बताइए, तो उत्तर आपको इसी तरह लिखना है कि भारत में जलोढ़ मिट्टी के क्षेत्र निम्नलिखित है। पहला है पंजाब से असम तक फैला भारत का बृहत मैदान, दूसरा है मध्य प्रदेश से नर्मदा की ताप्ती घाटी तक जलोढ़ मिट्टी मिलता है, तीसरा है मध्य प्रदेश तथा ओडिशा के महानदी के घाटियों में मिलता है आपका जलोढ़ मिट्टी, चौथा केरल के सागर तट पे भी जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है, पांचवा महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा में जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। तो पहला हमारा जो यहां तक प्रश्न था इसका हम लोग उत्तर कंप्लीट कर दिया। अब कह रहा है इस मिट्टी की क्या विशेषता है, तो लिख दीजिएगा जलोढ़ मिट्टी की विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला होता है जलोढ़ मिट्टी का गठन बालू सिल्टा और मृतिका के विभिन्न अनुपात में होता है, और दूसरा काफी उपजाऊ मृदा है तथा गन्ना चावल गेहूं मक्का दलहन जैसी फसल के लिए उपयुक्त माना जाता है। तो यही दो इसकी विशेषता हो जाएगा। देखिए सोचिए कितना सटीक उत्तर है। ऐसे ही आप उत्तर लिखेंगे, एग्जामिनर आपसे प्रभावित होकर आपको पूरा का पूरा अंक देगा। बिल्कुल आपको याद करते चलिए, क्योंकि सिर्फ वीवीआई प्रश्न की बात कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को समझते हैं। अब ये प्रश्न आ गया पॉलिटिकल साइंस में, बोला पूरा जिस रूप में एग्जाम में प्रश्न आएगा उसी रूप में प्रश्न सेट किया गया है। कह रहा है बूथ छापेमारी से आप क्या समझते हैं, जो बूथ कैप्चरिंग होता है उससे आप क्या समझते हैं, तो उत्तर आपको इसी तरह लिखना है कि कोई उम्मीदवार अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए ताकत के बल पर बूथ छापेमारी का कार्य करता है। वह अपने समर्थकों के माध्यम से अधिकाधिक मत डलवाने का प्रयास करता है। देखिए बूथ कैप्चरिंग पहले जो होता था मत पेटी के द्वारा, तो काफी लोग क्या करते हैं, जो मोहर लगाना होता है कि किसको आप वोट दे रहे हैं, तो पहले जो इस समय तो बड़ा ही बायोमेट्रिक अपडेट होता है, उसमें कोई बायोमेट्रिक अपडेट नहीं था, तो लोग उसको ले जाकर बाहर से कहीं पे उसको वहां पे मोहर लगाकर और चुनाव जीत जाते थे। और कोई उम्मीदवार अब वर्तमान में किस रूप से बूथ कैप्चरिंग होता है, तो काफी लोग ऐसे होते हैं उम्मीदवार जो काफी ताकतवर है, तो अपने जीत सुनिश्चित करने के लिए अपने समर्थकों को खड़ा कर देंगे आपके जहां पे भी आप बूथ है, जहां पे इलेक्शन हो रहा है, और बाहर लोग दबाव बनाएंगे कि हम ही को वोट दीजिएगा। तो काफी तरीका का बूथ छापेमारी होता है, तो इसे हम लोग बोलते हैं बूथ कैप्चरिंग, वोट कैप्चरिंग। तो आप समझ पा रहे हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस से। कह रहे हैं सूचना का अधिकार आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखे। ये काफी वीवीआई प्रश्न है इस साल के लिए, और उसके साथ साथ यहां से खूब ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी पूछा जाता है कि सूचना के अधिकार आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखिए। उत्तर आपको इसी तरह लिखना है कि सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत 1990 ईस्वी में राजस्थान में हुआ। विभिन्न सरकारी कार्यों में मजदूरों को दी जाने वाले मजदूरों को सार्वजनिक करने की मांग की गई। सरकारी दस्तावेज को गोपनीय बताकर दिखाने से इनकार कर दिया जाता था। फलतः दस्तावेज को सार्वजनिक करने के
के लिए आंदोलन प्रारंभ हो गया। इस आंदोलन को सूचना का अधिकार आंदोलन नाम दिया गया। अंततः राजस्थान सरकार ने सन 2000 ईस्वी में सूचना का अधिकार संबंधी कानून बनाया। 2005 ईस्वी में केंद्र सरकार ने भी सूचना का अधिकार कानून पारित किया। तो यही पूरा इस पर टिप्पणी है। ये प्रश्न तो कई बार पूछा गया कि सूचना का अधिकार आंदोलन कहां से शुरू हुआ था, तो राजस्थान से। कब केंद्र सरकार ने नियम बनाया, तो 2005 में। कब शुरू हुआ था, तो 1990 ईस्वी में। तो ये सभी आप याद रखेंगे। और क्या था, तो देखिए राजस्थान में विभिन्न सरकारी कार्यों में मजदूरों को काफी न्यूनतम मजदूरी दिया जाता था। तो लोगों ने कहा कि ठीक है, गवर्नमेंट हमारे लिए कितना देता है वो कागज में दिखाइए। तो वो लोग कहते थे कि नहीं, हम लोग इसको सार्वजनिक नहीं कर सकते, सरकारी दस्तावेज है। तो इसको लेकर जो है आंदोलन हुआ कि क्यों, हमारा अधिकार है देखना कि सरकार कितना दे रहा है, ठेकेदार हमको कितना रुपया दे रहे हैं। तो ये सभी के लिए आंदोलन हुआ और आंदोलन सफल रहा। 2000 ईस्वी में राजस्थान सरकार को बनाना पड़ा सूचना का अधिकार कि कोई भी व्यक्ति किसी भी सरकारी दस्तावेज से संबंधित अपने सूचना के अधिकार से सूचना प्राप्त कर सकता है। तो इसे हम लोग बोलते हैं सूचना के अधिकार आंदोलन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को समझते हैं। संघात्मक व्यवस्था राष्ट्रीय एकता में कैसे सहायक है। हमारे देश में आप जानते हैं फेडरल सिस्टम है, तो फेडरल सिस्टम जो है राष्ट्रीय एकता में कैसे सहायता करता है। तो उत्तर आपको ऐसे ही लिखना है कि भारतीय संविधान में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। राष्ट्रीय एकता की मजबूती बनाने के लिए केंद्र को शक्तिशाली स्वरूप दिया गया है। केंद्र और राज्य के बीच टकराव से बचने के लिए केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के अंतर्गत शक्तियों का विभाजन स्पष्ट रूप से कर दिया गया है। केंद्र और राज्य के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को पर्याप्त अधिकार दिए गए हैं। पूछा कि संघात्मक व्यवस्था ये राष्ट्रीय एकता में कैसे सहायक है। तो जैसे भारत में देखिए, भारत में संघात्मक व्यवस्था है, भारत कई राज्यों का संघ है, तो इसमें राष्ट्रीय एकता मजबूती से बना हुआ है। क्योंकि भारत में आप देख रहे हैं संघात्मक व्यवस्था में क्या होता है कि शक्ति का बंटवारा होता है। तो भारत में भी शक्ति का बंटवारा किया गया है 3 सूची के माध्यम से। पहला होता है केंद्र सूची, इसमें जिन विषय को सम्मिलित किया गया है उस पर सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकता है। दूसरा है राज्य सूची, इसमें जिन विषयों को सम्मिलित किया गया उस पर सिर्फ राज्य सरकार कानून बना सकता है। तीसरा है समवर्ती सूची, इसमें उन्हीं विषयों को सम्मिलित किया गया जिस पर राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकता है। लेकिन अगर एक ही विषय पर दोनों कानून बनाते हैं तो केंद्र द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा। तो इस रूप में क्या होता है कि टकराव नहीं होगा राज्य में और केंद्र की शक्ति में, तो राष्ट्रीय एकता जो है बना हुआ रहता है। अगर कभी टकराव की स्थिति भी आता है तो सर्वोच्च न्यायालय के पास पर्याप्त अधिकार है। इस अधिकार का प्रयोग करके सर्वोच्च न्यायालय इस टकराव को रोक सकता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संघात्मक व्यवस्था राष्ट्रीय एकता में सहायक है। उम्मीद करता हूं क्लियर आप समझ चुके हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न कह रहा है ग्राम कचहरी के गठन एवं कार्य का वर्णन करें। बिहार में आप जानते हैं ग्राम कचहरी है, तो उसका गठन और बताइए, फिर उसका कार्य बता दीजिए। तो उत्तर आपको इसी तरह लिखना है कि बिहार में पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार ग्राम कचहरी का गठन करने का प्रावधान है। इसका गठन प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा किया जाता है। इसके अंतर्गत एक निर्वाचन सरपंच और निश्चित संख्या में निर्वाचन पंच होते हैं। एक पंच लगभग 500 आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। ग्राम कचहरी में भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है। और ग्राम कचहरी का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। पूरा ऐसे आप लिख देंगे, आपका उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये भी प्रश्न आप समझ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को समझते हैं। अब मिलने लगा प्रश्न आपके इकोनॉमिक्स से। कह रहा है कि पर कैपिटा इनकम अर्थात कि प्रति व्यक्ति आय क्या है। तो उत्तर बिल्कुल आपको सटीक इसी तरह लिखना है। राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है उसे हम प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। अर्थात कि प्रति व्यक्ति आय कैसे निकालते हैं, तो प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय बटा देश की कुल जनसंख्या। किसी देश का जितना राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम है वहां पे, और जितना जनसंख्या उससे हम भाग दे देंगे तो उस वहां का प्रति व्यक्ति आय, क्योंकि एक व्यक्ति कितना कमाता है तो निकल के आ जाएगा। तो किसी भी देश के राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है उसे हम लोग प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। अगला प्रश्न इससे भी शानदार है। कह रहा है वित्तीय संस्थान से आप क्या समझते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर आपको इस शब्दों में बिल्कुल सटीक उत्तर देना है कि वित्तीय संस्थाएं देश अथवा राज्य की ऐसी संस्थाओं को कहते हैं जो लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु साख एवं मुद्रा संबंधी कार्य का संपादन करती है। ये संस्थाएं कृषि, उद्योग, व्यापार जैसे आर्थिक क्रियाओं के लिए अल्पकालीन, मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन साख अथवा ऋण की सुविधा प्रदान करती है। अर्थात कि वित्तीय संस्था वही है जो देश अथवा राज्य में लोगों को आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए साख या मुद्रा संबंधी कार्य करे, लोगों को ऋण दे, कृषि के लिए, उद्योग के लिए, व्यापार के लिए, या अल्पकालीन, मध्यकालीन या दीर्घकालीन ऋण या साख प्रदान करे, उसे हम क्या बोलते हैं, वित्त का जो काम करता है वित्तीय संस्था। और वित्तीय संस्था आप जानते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है आपके राज्य स्तर पर कार्य करता है, एक होता है पूरे देश स्तर पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को समझते हैं। ये प्रश्न देखिए, जो वैश्वीकरण के अंग का वर्णन करें। ये भी प्रश्न आपका इकोनॉमिक्स का दीर्घोत्तरीय प्रश्न, तो पूरे विस्तार से इसका उत्तर आपको लिखना है कि वैश्वीकरण के 5 प्रमुख अंग है। ये भी प्रश्न पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि वैश्वीकरण के कितने अंग है, तो 5 मुख्य अंग है। और पहला अंग व्यवसाय और व्यापार संबंधी अवरोधों की कमी। व्यापार अवरोधों को कम करना ताकि वस्तुएं एवं सेवाओं को आसानी से आदान प्रदान हो सके। इसका अभिप्राय यह हुआ कि विदेशी कंपनियां भारतीय बाजार में अपनी वस्तुएं एवं सेवाएं मुक्त रूप से बेच सकती है, और इसी प्रकार भारतीय कंपनियां विदेशों में अपनी वस्तुएं एवं सेवाएं बेच सकती है। पहला अंग वैश्वीकरण का यही करता है कि व्यवसाय और व्यापार संबंधी अवरोध में
में कमी होना चाहिए, ताकि भारत के भी कंपनी विदेश में जाकर अपनी सेवा और वस्तु फ्री स्टेट में बेच सके, व्यापार कर सके, और विदेशी कंपनी में भारत में आकर व्यापार कर सके। तीसरी तो बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। तो ये पहला अंग है। दूसरा अंग है पूंजी का निर्बाध प्रवाह, ऐसा वातावरण कायम करना जिससे विभिन्न देशों में पूंजी का प्रवाह स्वतंत्र रूप से हो सके। इसका अर्थ यह हुआ कि विदेशी पूंजीपति भारत में निवेश कर सकते हैं और भारतीय पूंजीपति विदेशों में निवेश कर सकते हैं। ताकि पूंजी का भी प्रवाह निर्बाध हो, तभी वैश्वीकरण सफल हो पाएगा कि भारत के पूंजीपति विदेश में जाकर निवेश कर और विदेश के पूंजीपति भारत में, तभी पूंजी का भी आदान प्रदान होगा और वैश्वीकरण सफल होगा। तीसरा वैश्वीकरण का अंग है कि प्रौद्योगिकी या तकनीकी का निर्बाध प्रवाह हो, ऐसा वातावरण कायम करना कि बिना किसी प्रतिबंध के एक दूसरे देश से प्रौद्योगिकी या तकनीकी आयात कर सके। क्योंकि देखिए ऐसे ही वैश्वीकरण होता है कि हमारे देश में कुछ टेक्नोलॉजी है तो हम दूसरे देश से उसको बेच सकते हैं, या हमारे देश को किसी टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है दूसरे देश के पास है तो वहां से हम आयात भी कर सकते हैं, निर्यात भी कर सकते हैं। तो ये भी एक अंग है, तभी वैश्वीकरण सफल हो पाएगा। चौथा है श्रम का निर्बाध प्रवाह, ऐसा वातावरण बनाना कि विभिन्न देश के श्रम बिना किसी बाधा के आ जा सके, एक जगह से दूसरे जगह जाकर श्रमिक काम करेंगे, तभी वैश्वीकरण सफल हो सकेगा। पांचवा अंग है इसका पूंजी का पूर्ण परिवर्तनशीलता, पूंजी के पूर्ण परिवर्तनशीलता भी वैश्वीकरण का अंग है। इतना आप पांचों अंग के बारे में विस्तार से लिख देंगे, आपका दीर्घ उत्तर ये प्रश्न था, आपका उत्तर कंप्लीट हो जाएगा और एग्जामिनर आपसे प्रभावित होकर आपको पूरा का पूरा अंक देगा। अगला प्रश्न आपदा प्रबंधन से कर है, सुखाड़ से बचाव के तरीका बताइए। जानते हैं आपदा प्रबंधन में कोई दीर्घ उत्तरीय प्रश्न नहीं पूछा जाता है, तो सुखाड़ से बचाव का तरीका पूछा है तो उत्तर आपको इसी तरह लिखना है कि सुखाड़ जैसी आपदा के प्रबंधन हेतु दो प्रकार की योजना आवश्यक है। पहला है दीर्घकालीन योजना और दूसरा है लघुकालीन योजना। दीर्घकालीन योजना के अंतर्गत नहर, तालाब, कुआं, पाइन, अहर के विकास की जरूरत है। नहर के माध्यम से जलाशय में जल लाया जा सकता है। पंजाब और हरियाणा में नहरों का जाल बिछाकर इस सुखाड़ की समस्या की अस्थायी समाधान किया गया है। तो इस तरह आप आपदा प्रबंधन लिख देंगे, आपका उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। पूछा था सुखाड़ से बचाव के तरीका, तो पूरा तरीका है। दीर्घकालीन योजना के बारे में थोड़ा सा बता दीजिएगा, उसके बाद थोड़ा सा लघुकालीन योजना के बारे में बता दीजिएगा, उत्तर आपका कंप्लीट हो जाएगा और आपको पूरा अंक मिलेगा। आज के क्लास को हम लोग यहीं पे रोकेंगे। अगर आप ऐसे ही चाहते हैं सभी विषय का महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्न की हम लोग चर्चा करें, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप सभी को बहुत